हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय एजाज अहमद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विश्व भूगोल के प्रश्न संख्या 51 से देखने वाले हैं। इसके पहले हम प्रश्न संख्या 1 से 50 तक इसके पहले वाले वीडियो में हमने कर लिए थे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 51 से लेकर के 100 तक। यानी अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वाला वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वहां से आप इसके पहले वाला वीडियो देख के फिर इस वीडियो को देखिए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत के कोलोराडो नदी पर स्थित क्या है? एक खंड है। क्वेश्चन नंबर 51 था कि ग्रैंड कैनियन क्या है। तो ग्रैंड कैनियन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खंड है, यानी गड्ढा है। तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 52, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित है? तो आइए देखते हैं। विश्व का जो बृहत्तम डेल्टा है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है तो गंगा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा डेल्टा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, फिजी द्वीप जो है अवस्थित है। तो फिजी द्वीप कहाँ पे अवस्थित है ये हमें बताना है। तो फिजी द्वीप जो है, फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर हो जाएगा, यानी दक्षिण प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है, इसलिए हमारा प्रशांत महासागर हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है ये हमें बताना है। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यानी हमारा राइट आंसर ये होगा। आइए देखते हैं और थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसे 1869 ईस्वी में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोला गया था। इसके दक्षिणी सिरे पर स्वेज बंदरगाह तथा उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। यानी दक्षिणी सिरे पर स्वेज बंदरगाह है तथा उत्तरी सिरा पर पोर्ट सईद बंदरगाह है। इसको 1869 ईस्वी में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोला गया था। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई एक प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर को हम अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। वर्तमान में इस नहर पर पनामा देश का अधिकार है, यानी अभी फ़िलहाल जो है इस पर पनामा देश अधिकार किए हुए है। तो हमारा राइट आंसर जो है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर हो जाएगा। तो पनामा नहर किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ने का काम करती है पनामा नहर। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं किसके द्वारा है? हिंद महासागर से चीन सागर तक, लाल सागर से भूमध्य सागर तक, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक
तथा भूमध्य सागर से काला सागर तक। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है, यानी इंडोनेशिया के जो सुमात्रा द्वीप है उसको मलेशिया से अलग कर देती है। यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है, यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा हिंद महासागर से चीन सागर तक, यानी मलक्का जल संयोग में आने जाने की सुविधा कहाँ से कहाँ तक है, हिंद महासागर से चीन महासागर तक, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है। ये हमें बताना है कि सुंडा ट्रेंच जो है किस द्वीप के समानांतर स्थित है। पहला ऑप्शन है जावा, दूसरा है मालदीव, तीसरा है सुमात्रा, चौथा है मॉरिशस। सुमात्रा जो है सुंडा ट्रेंच यानी गर्त, ट्रेंच का मतलब क्या होता है, गर्त होता है, हिंद महासागर को में अवस्थित है। सुमात्रा ट्रेंच जो है हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समानांतर है, यानी सुमात्रा के भी समानांतर है और जावा के भी समानांतर है। पहले इस गर्त को जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है, तो जावा और सुमात्रा, यानी ऑप्शन 2 सही है। तो हम उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ई होगा। तो हम एक से अधिक को टिक करेंगे, यानी हमारा ऑप्शन राइट आंसर ई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ओजोन परत बताती है, क्या ओजोन परत बताती है, अंटार्कटिक की वायुमंडलीय स्थिति, शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज, या अगला ऑप्शन है पृथ्वी की सतह से 10 से 15 किलोमीटर नीचे की परत, या पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किमी ऊपर वायुमंडल की परत को। यानी देखिए ओजोन परत जो है समताप मंडल के निचले भाग पर स्थित है, जिसकी 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यानी समताप मंडल में स्थित है ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर जो है 15 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। अब देखिए यहाँ तो ऑप्शन किसी में 15 से 35 नहीं दिया है, लेकिन यहाँ जो है इसकी ऊंचाई जो है 15 किलोमीटर से नीचे तथा 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है। यानी 15 किलोमीटर से नीचे भी आ सकता है और यह 35 से बढ़ के 40-50 तक भी हो सकता है। इसलिए हमारा राइट आंसर जो है इसके डी हो जाएंगे, यानी पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर की ऊपर वायुमंडल की परत को हम क्या कहते हैं, हम ओजोन परत बताती है 15 से 20 किलोमीटर की ऊपर वायुमंडल की परत। यानी राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई क्या है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई बताना है। तो अभी हमने देखा है कि यह जो है इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने बताया कि ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग पर यानी 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह 15 से नीचे भी हो सकता है और 35 से बढ़ के 40-50 तक भी जा सकता है। इसलिए यहाँ ऑप्शन जो है इसके नीचे 10 से 20 किलोमीटर तक, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित कहाँ है। तो आइए देखते हैं। काहिरा यानी मिस्र की स्थिति 30 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से, काहिरा का समय जो है 30 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री
31°14' ईस्ट तक फैला हुआ है। तो कायरा की स्थिति जो है, कायरा जो है 30°3' नॉर्थ से 31°14' ईस्ट तक है। चूँकि कायरा का समय ग्रीनविच यानी 0° देशांतर, ग्रीनविच मतलब 0° देशांतर से 2 घंटा आगे है, अतः इसकी स्थिति जो है 30° पूर्वी देशांतर में स्थित होगी। यानी हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी 30° पूर्वी देशांतर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो आइए देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखिए यहाँ पर कुछ बात याद रखने वाली चीज़ें हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है तो 21 से 22 दिसंबर को होता है। 21 सबसे बड़ा दिन जो होगा वह या तो 21 या 22 दिसंबर को होगा। सबसे छोटा दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध में, सबसे छोटा दिन 20 से 20 या 21 जून, तो 20 या 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन होता है। फिर से देखिए आप, यानी सबसे बड़ा दिन जो है 21 या 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में। सबसे छोटा दिन जो है 20 या 21 जून को होता है। 20 या 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। आइए कुछ और देख लेते हैं उत्तरी गोलार्ध के बारे में। उत्तरी गोलार्ध में जो है, अब देखें उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध ये तो हमारा दक्षिणी गोलार्ध था। अब उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन होता है वह 20 और 21 जून को होता है। 20 व 21 जून को होता है। जबकि सबसे छोटा जो दिन होता है, सबसे छोटा दिन वह 21 से 22 दिसंबर को होता है। या 21 या 22 दिसंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। आइए यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा राइट आंसर, क्वेश्चन पूछा था दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन जो हो जाएगा 22 दिसंबर हो जाएगा। यानी राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो महाद्वीप कैसे अलग हुए हैं? तो पृथ्वी का निर्माण जो है विभिन्न प्लेटों से हुआ है। यानी पृथ्वी का जो हमारा स्ट्रक्चर है वह अलग अलग प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती है। किसके फलस्वरूप? विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ क्या करती है? स्थानांतरित करती है। यानी एक जगह से दूसरे जगह चेंज कर देती है। यानी स्थानांतरित का मतलब होता है स्थान में परिवर्तन करना। यानी हमारा जो देखें तो ये महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो अभी देखे हैं कि
इनके विभिन्न प्रारूपों से यानी विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप हुए हैं। तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, विवर्तनिक क्रिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया जो है किसका परिणाम है, ये देखते हैं। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती है, यानी जब उसमें चट्टानों पे संपीड़न बल काम करता है तो उस चट्टान की परतें क्या होती है, मुड़ जाती है। इसी मुड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। तो वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यानी यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये हमें बताना है। तो यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आइए देखते हैं। आल्प्स जो है मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। आल्प्स कहाँ है? मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। यानी आल्प्स जो है कहाँ पे है? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है। इसके आल्प्स पर्वत के सबसे जो सर्वोच्च बिंदु है उसको हम माउंट ब्लैक के नाम से जानते हैं। सबसे सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक के नाम से जानते हैं। यानी आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई जो है 4810 मीटर है। जिसकी लंबाई कितना है? 4810 मीटर लंबा है। यह नवीन मोड़दार पर्वत का भी उदाहरण है। यानी आल्प्स जो है एक नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। यहाँ हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन ए सही है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो तकला मकान मरुस्थल जो है कहाँ पे अवस्थित है, ये हमें बता देना है। तकला मकान मरुस्थल एशिया के झिजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र में यानी चीन में स्थित है। एशिया के झिजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र अर्थात चीन में स्थित है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? अब ये हमें बताना है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यानी ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। इसका विस्तार जो है 3 लाख, यानी अब इसी से समझ सकते हैं 3,48,750 वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार है। 3,48,750 वर्ग किलोमीटर तक ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल का विस्तार है, जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो राइट आंसर जो है यहाँ हमारा ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका और सारे ऑप्शन थे, उसको भी देख सकते हैं। मिस्र था और उत्तरी अमेरिका था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है?
तो मृत यानी लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, यानी लेबनान जो है वह मृत सागर के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन हमसे पूछा है, नहीं है, तो लेबनान में नहीं है, जॉर्डन में है, फिलिस्तीन में है, इज़राइल में है, यानी लेबनान में नहीं है। तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इज़राइल और वेस्ट बैंक के क्षेत्रों में भी है, जो फिलिस्तीन में भी है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों में है, जॉर्डन, फिलिस्तीन, इज़राइल में है, लेबनान में नहीं है। तो हमसे नहीं वाला पूछा था, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। तो दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, ये बताना है। प्रेयरी है, पम्पास है, वेल्ट है या स्टेपीज है। तो आइए देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हम पम्पास कहते हैं। यानी दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को हम क्या कहते हैं, पम्पास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील के दक्षिणी भागों में है। प्रेयरी जो है यह उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है। किसके, उत्तरी अमेरिका का, यह जो है उत्तरी अमेरिका का है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को हम प्रेयरी कहते हैं। पम्पास का जो है विस्तार जो है आप देख सकते हैं कि अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील आदि देशों में है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो था दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा पम्पास। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा वीडियो जो है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ किया जा रहा है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा वीडियो अगर अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी बीपीएससी, टीआरई या बीपीएससी 17वीं से कोई भी वीडियो संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 68 देख लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। तो आइए देखते हैं। कैनबरा है, सिडनी है, वेलिंगटन है और रियाद है। तो आप जानते हैं सिडनी जो है किसी देश की राजधानी नहीं है, यह ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह है। ऑस्ट्रेलिया का बंदरगाह है। तो सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह है। आइए अगले थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। तो सिडनी जो है किसी भी देश की राजधानी नहीं है। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। तथा रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है। हमसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। तो रियाद सऊदी अरब का हो गया, वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड का हो गया और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा हो गया। तो आप देख सकते हैं ये तीनों जो है राजधानी है। सिडनी राजधानी नहीं है। सिडनी क्या है, एक बंदरगाह है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो आप राइट आंसर देख सकते हैं अपना बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सिडनी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है, ये हमें बताना है। 90 ईस्ट रीज जो है हिंद महासागर पर स्थित एक कटक का नाम है। तो ये आप देख सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। 90 ईस्ट रीज जो है हिंद महासागर पर स्थित है।
हिंद महासागर पर स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत जो है भूमि है, यानी भूमि के द्वारा ही सागरीय लवणता का मेन स्रोत है। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरब सागर में पानी का औसतन खारापन थोड़ा सा हम पीडीएफ ठीक कर लेते हैं। सेवेंटी टू देखना था ना। चलिए आइए देखते हैं। ये है अरब सागर में पानी का औसतन खारापन है कितना है? तो औसतन खारापन जो है अरब सागर में, या देखिए अरब सागर में पानी का, हिंद महासागर में पानी का औसतन खारापन जो है वह 35.14% है। जबकि बंगाल की खाड़ी आते आते यह घटकर 30% हो जाती है, तथा अरब सागर में जाकर के यह 36% हो जाती है। लेकिन यहाँ 36% कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसके निकटतम जो विकल्प होगा, निकटतम विकल्प का मतलब नज़दीक का विकल्प, तो नज़दीक का विकल्प कितना है? 36 के नज़दीक 35 है। तो हमारा राइट आंसर जो है 35 सही हो जाएगा, 35 पीपीटी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसतन लवणता सर्वाधिक है? हमें बताना है कि किसमें जो है औसतन लवणता जो है सर्वाधिक है। आइए देखते हैं। मृत सागर में सर्वाधिक लवणता है, यानी 338%। मृत सागर जो है, मृत सागर में सबसे अधिक लवणता है कितना? मृत सागर में सबसे अधिक लवणता है वह 338% है। ठीक है। उसके बाद तुर्की के वान झील में, इसकी तुर्की के वान झील में 330% हो जाती है, तथा ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए में या 220% लवणता पाई जाती है। तो यह सबसे अधिक पूछ रहा है, तो सबसे अधिक जो है मृत सागर में होगी, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है मृत सागर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 74, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? ये हमें बताना है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है नील, अमेजन, मिसिसिपी एंड गंगा। तो आप जानते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका में जो है अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, तथा अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार के सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेजन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियाँ बह रही है, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, हमारा इधर शहर दिया हुआ है रॉटरडैम, ठीक है। उसके बाद पेरिस, बुडापेस्ट, वाशिंगटन, तो सीन, पोटोमैक, राइन तथा डेन्यूब नदी है। अब यहाँ से इसका सही मिलान क्या है, आइए इसको देखते हैं। तो सही मिलान जो है यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। रॉटरडैम जो है राइन नदी पे स्थित है, पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है, बुडापेस्ट जो है डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है, तथा वाशिंगटन जो है पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। आइए आप इसके अनुसार जो राइट आंसर देखेंगे, तो राइट आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। आप राइट आंसर सी सही हो जाएगा। तो हमारा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? यानी हिंद महासागर से लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाबा अलमनदेव जल संधि है। बाबा अलमनदेव जल संधि जो है हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। अब आइए हरमुज जल संधि। हरमुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। बोस्पोरस जल संधि काला सागर तथा मरमरा सागर को जोड़ती है और मलक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। तो आप यहाँ से पूरा फुल एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है हमें। अत्यधिक गर्मी कहाँ होती है, अत्यधिक ठंडा कहाँ है, अत्यधिक वर्षा कहाँ है और अत्यधिक सूखा क्या है, कहाँ पे है? चिली है, चेरापूंजी है। तो ये तो अपने ही जानते हैं कि अत्यधिक वर्षा जो है चेरापूंजी में होती है। अत्यधिक ठंडा जो है और अत्यधिक सूखा कहाँ पे होगा? और ये सब सहारा है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है प्रश्नगत जलवायु परिस्थितियों में दिए गए के अनुसार विकल्प निम्न सही है। अत्यधिक गर्म जो है सहारा मरुस्थल है। सहारा डेजर्ट जो है अत्यधिक गर्म है। अत्यधिक ठंडा जो है अंटार्कटिका है। अत्यधिक ठंडा क्या है? अंटार्कटिका है। अत्यधिक वर्षा जो है चेरापूंजी में होती है। अत्यधिक सूखा जो है चिली है। तो हमारा राइट आंसर आप देख सकते हैं प्रश्न के अनुसार हमारा राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? हमें ये बताना है कि कौन सी मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो वह जो है कोशिका कैपिलरी जो है चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक होती है, जबकि बलुई मिट्टी में सबसे कम होती है। चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक होती है, यानी अधिक चिकनी मिट्टी में तथा बलुई मिट्टी में न्यूनतम होती है। यानी न्यूनतम का मतलब है कम होती है। न्यूनतम होती है बलुई मिट्टी में तथा सर्वाधिक जो है चिकनी मिट्टी में होती है। तो आप अगले क्वेश्चन पे देखिए। तो यहाँ हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन की रिपोर्ट के अनुसार चीन जो है कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। किसके रिपोर्ट के अनुसार? वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन रिपोर्ट के अनुसार चीन कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? ये हमें बताना है। तो कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुलगाड़ी जो है स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है। यानी स्वर्ण मतलब होता है सोना, यानी सोना के खनन के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? ये हमें बताना है। तो सोना के उत्पादन में और कोयला के उत्पादन में दोनों में जो है हमारा सर्वाधिक उत्पादन चीन ही का होगा। आइए देखते हैं।
इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सोना का उत्पादन चीन में हुआ। यानी चीन में जो है, चीन में 380 टन, चीन में 380 टन, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 326 टन, रूस में 305 टन तथा यूएसए में 200 टन उत्पादन हुआ। तो आप देख सकते हैं कि हमसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोना टन का उत्पादन हुआ। तो सबसे अधिक 380 है चीन में, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चीन। राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, चीन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, ये हमें बताना है। तो विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है, अब देखिए, चीन है, फिर उसके बाद रूस है, फिर भारत है, फिर कनाडा है और यूएई है। यानी पहला नंबर पे है चीन, दूसरा नंबर पे है रूस, तीसरा नंबर पे है भारत, चौथे नंबर पे है कनाडा और पांचवें नंबर पे है यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। तो हमसे देखिए, हमसे जो है विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा है, तो चीन और रूस तो ऑप्शन में है नहीं। तो उस चीन और रूस के बाद जो ऑप्शन नंबर किसका आएगा, भारत का आएगा। तो हमारा राइट आंसर जो है हमारा प्यारा भारत हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन जो है 83 है, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है, ये हमें बताना है। तो तेल के कोष जो है इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार सर्वाधिक जो है वेनेजुएला में 48 बिलियन टन है। वेनेजुएला में कितना टन, 48 बिलियन टन है। 48 बिलियन टन सर्वाधिक है, जो विश्व का 19.62% कच्चे तेल का भंडारण करता है। 19.62% कच्चे तेल का भंडारण करता है। तो वेनेजुएला हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, वेनेजुएला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयला का सामान्य प्रकार क्या है। तो कोयला जो है आप जानते हैं, कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। अब एंथ्रासाइड जो है अत्यंत उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है। इसका जो है यह अत्यंत उच्च कोटि का माना जाता है, यानी उत्तम कोटि का माना जाता है। जबकि सामान्य किस्म का बिटुमिनस जो है यह सामान्य माना जाता है। बिटुमिनस को हम सामान्य मानते हैं, बिटुमिनस को हम सामान्य मानते हैं, सामान्य मानते हैं एंथ्रासाइड, बिटुमिनस। उसके बाद होता है लिग्नाइट, तो लिग्नाइट नहीं दिया है ऑप्शन में। और पिट जो है
सबसे कम यानी निम्न कोटि का होता है पीट कोयला। पीट कोयला जो है, पीट जो होता है निम्न कोटि का है, निम्न कोटि का है पीट। तो आप देख लिए कि कोयला के 4 प्रकार हैं। सबसे उत्तम कोटि का जो है यानी सबसे उच्च कोटि का एंथ्रासाइड है। उसके बाद बिटुमिनस सामान्य है यानी जनरल में है, और उसके बाद लिग्नाइट आता है, और सबसे बाद में पीट आता है यानी पीट को हम निम्न कोटि का कोयला बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो है कोयला का सामान्य प्रकार क्या हो जाएगा? कोयला का सामान्य प्रकार जो है बिटुमिनस हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 85। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्धतः शामिल होते हैं शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ये हमें बताना है। तो ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में जो है शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत तथा जो है यूरेनियम शामिल है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो धातु का व्यापार जो है सबसे बड़ा केंद्र जो है लंदन में है। इस बात को आप याद रखेंगे और इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? तो जो है मेघीय रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है, जिसके कारण विकिरण होता है, और विकिरण के कारण जो है साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, विकिरण के कारण। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉनसून का निर्वर्तन इंगित करता है, किसको इंगित करता है? ये हमें बताना है। साफ आकाश से, बिल्कुल सही है, साफ आकाश से मौसम का निर्वर्तन इंगित होता है। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, जब हमारे बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति तो ये भी मॉनसून का इंगित करता है। स्थल पर तापमान के बढ़ने से, यानी जब हमारे स्थल पर तापमान बढ़ेगा तो भी हमारा मॉनसून का निर्वर्तन इंगित होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? ये हमें बता देना है कि किस युग्म का मिलान जो है सही है। तो सही युग्म वाला मिलान हमें बताना है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा माध्यम है, और मानसूनी क्षेत्र पूरे साल भारी वर्षा है, तथा मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़ों की वर्षा है। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा युग्म जो का मिलान जो है सही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है गरज के साथ वर्षा माध्यम में, यानी ये हमारा राइट आंसर बी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? ये हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड में भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार, यानी कोपेन के जलवायु के अनुसार CSA तथा CSB पाई जाती है, जबकि पंपाज क्षेत्र में उष्ण जलवायु यानी CWB पाई जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पंपाज क्षेत्र जो है यहाँ पर जो है कोपेन के अनुसार CWB जलवायु पाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, पंपाज। ऑप्शन
डी हो जाएगा पंपाज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पंपाज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? यह हमें बताना है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? वह नदी घाटी का नाम क्या है? ये हमें बताना है। पहला है नाइजर, दूसरा है कांगो, तीसरा है नील, चौथा है जाम्बेजी। तो मूलभूत जनजाति जो पिग्मी है वह कांगो घाटी में निवास करती है। यहाँ से देख सकते हैं कि पिग्मी जनजाति है विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। अफ्रीका के कांगो बेसिन में वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह शिकारी जनजाति है। कांगो जनजाति कैसी है? यह एक शिकारी जनजाति है जो शिकार करती है, शिकारी जनजाति है। इस जनजाति का निवास स्थान पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें हम मोगुल्स कहते हैं। जिन्हें अब ये जिस झोपड़ी में रहती है ना, तो ये जनजाति जिस झोपड़ी में रहती है उस झोपड़ी का नाम क्या है? मोगुल्स है। मोंगुल्स, मोंगुलस, सॉरी मोंगुलस है, मोंगुल्स नहीं मोंगुलस। आधा लॉ नहीं होगा, पूरा लॉ होगा, तो उसको हम मोंगुलस कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिग्मीज निवासी हैं कहाँ के? तो अभी हम देखे हैं कि पिग्मीज कहाँ के निवासी हैं, तो अफ्रीका के निवासी हैं। अभी बताए थे कि पिग्मी जनजाति जो है विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह एक शिकारी जनजाति है। इसका स्थान, निवास स्थान जो होता है पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है। झोपड़ियों को हम मोंगुलस कहते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर जो है अफ्रीका हो जाएगा, क्योंकि पिग्मीज जो है अफ्रीका के निवासी हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एस्किमो निवासी हैं कहाँ के? कनाडा के या मंगोलिया के? तो यहाँ से एस्किमो जनजाति जो है वह कनाडा की जनजाति है। आप यहाँ से देख सकते हैं, और भी ऑप्शन है इसमें कि एस्किमो जो है उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है। यानी एस्किमो जनजाति जो है वह उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश है, उसके चारों ओर निवास करती है, जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसी का ऑप्शन था ये, मलाया और श्रीलंका के। तो अगला क्वेश्चन है, एस्पेरांटो है। एस्पेरांटो क्या है ये हमें बताना है। एस्पेरांटो जो है वह एक भाषा है जिसका विकास जो है एल ज़ेमेनहॉफ ने किया था। किसने किया था? एल ज़ेमेनहॉफ, एल ज़ेमेनहॉफ ने किया था। एल ज़ेमेनहॉफ ने किया था। एस्पेरांटो एक भाषा है। क्या है? भाषा है जिसका विकास जो है किसने किया? एल ज़ेमेनहॉफ ने किया था। तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। यानी हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताना है। तो FAO के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार प्रथम स्थान चीन है तथा दूसरा स्थान भारत का है। तो हमें सबसे बड़ा पूछा है, यानी ऑप्शन फर्स्ट नंबर पे चाइना हो जाएगा तथा सेकंड नंबर पे, सेकंड स्थान पे क्या है? सेकंड स्थान पे हमारा प्यारा भारत है जो दूसरे नंबर पे है। अब FAO का फुल फॉर्म जो है
FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक रिपोर्ट तैयार करती है और इसी के रिपोर्ट के अनुसार जो है चीन जो है पहले स्थान पे है तथा दूसरे स्थान पे हमारा प्यारा भारत है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्मा और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है? शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है? तो वह जो है चीन स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है, यानी चीन के तिब्बत में मिलता है। तिब्बत में मिलता है, तो आप यहाँ से जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चीन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक कैंसर उत्पादन करने वाला देश है? यानी सबसे अधिक देश, वह कौन सा ऐसा देश है जो सबसे अधिक कैंसर उत्पादन करता है? सॉरी, कैंसर पढ़ दिए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो वह पहला ऑप्शन है स्पेन, दूसरा ऑप्शन है ग्रीस, तीसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड, चौथा ऑप्शन है ईरान। यानी केसर के उत्पादन में सबसे बड़ा जो देश है वह जो है हमारा हो जाएगा ईरान। यानी ईरान विश्व में सबसे बड़ा देश है, जबकि हमारे भारत में जो है, भारत में क्या है, वह जम्मू एंड कश्मीर है, यानी J&K है, यानी जम्मू और कश्मीर है। भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है तथा विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन ईरान में होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पत्थर के कोयले के भंडारण में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? पत्थर के कोयले के भंडारण में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो वर्तमान में जो है USA जो है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फर्स्ट पोजीशन है। चीन जो है, चीन सेकंड नंबर पे है, चीन सेकंड पोजीशन पे है तथा भारत जो है तीसरे नंबर पे है, भारत। तो हमसे कुछ क्या पूछा है कि पत्थर के कोयले के भंडारण में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो संसार में आप देख सकते हैं USA ऑप्शन में है नहीं, तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन चीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? यानी सर्वाधिक कच्चा तेल कौन सा देश उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक कच्चा तेल जो है सऊदी अरब करता है, यानी उसके बाद जो है USA है और उसके बाद रूस है, यानी हमारा राइट आंसर जो है सऊदी अरब हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो यूरेनियम के सबसे अधिक उत्पादन करने में कजाकिस्तान का स्थान जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे है। ये जो है कजाकिस्तान, ये हमारा जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे है। दूसरे नंबर पे हमारा सेकंड पोजीशन जो है ऑस्ट्रेलिया का है और नामीबिया जो है तीसरे नंबर पे है, यानी थर्ड पोजीशन नामीबिया का है, नामीबिया का है।
जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक पूछा है, तो सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश जो है कजाकिस्तान हो जाएगा। तो हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें।